अपने जीवन में एक बात सदैव याद रखना, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई नहीं नष्ट कर सकता है, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट करती है। तो इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों की तरफ ना देखो कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का काम है टांग खींचना, आपको सफलता की ओर न जाकर के पीछे की तरफ घसीटना। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे काम करते रहिए, लोग तारीफ करें या ना करें। कहते हैं सुबह आधी से ज्यादा दुनिया सुबह सोती है, लेकिन फिर भी सूरज निकलता है। मैं शशिकांत शिवराज सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज उन्नाव से देखने वालों का ये दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की बायोलॉजी की क्लास में पार्ट 3 क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में सभी लोगों का स्वागत करते हुए और आज फिर विकास के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। जैव विकास पार्ट 2 में बताया था जैव विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बताया था समजात अंग और अवशेषी अंग। आप लोगों ने समझा था और जाना भी था कि होता क्या है। अब उसी के आगे पढ़ाएंगे जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या थे, तो आइए जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। जैव विकास सिद्धांत 3 रूपों में दिया गया था, जिसमें था लैमार्कवाद, लैमार्कवाद का सिद्धांत, दूसरा था नव लैमार्कवाद, तीसरा था डार्विनवाद। डार्विनवाद तो बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। पहले लैमार्कवाद क्या होता है, फिर उसके बाद में नव लैमार्कवाद, इसके बाद में डार्विनवाद। तो आइए बात करते हैं लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्क ने सन 1809 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। लैमार्कवाद ने कब अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी? सन 1809 में प्रकाशित की थी, जिस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक, ये पुस्तक का नाम था जो सन 1809 में प्रकाशित हुई थी। लैमार्कवाद ने बताया था, लैमार्क ने बताया था कि जो जीव अपने ही अंग का लगातार प्रयोग करते रहते हैं, वो अंग निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण के तौर पर लिया था जिराफ की गर्दन। ठीक, मान लेते हैं ये पेड़ था, ठीक, ये पेड़ था और इधर जिराफ। जब मरुस्थल में घास के मैदानों में जब घास नहीं बची, तो ये अपना ही जीवन बचाने के लिए, चलाने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू किया था। जो नीचे थी वो धीरे धीरे खानी शुरू की।
तो जब धीरे धीरे ये समाप्त हो गई नीचे की पत्तियां, तो इन्होंने क्या किया, फिर ऊपर से गर्दन उठा करके खाना शुरू किया। निरंतर लगातार कोशिश करने के बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। निरंतर लगातार प्रयोग से इनके अंग में विकास हुआ, अंगों का विकास हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से गर्दन निरंतर बढ़ती गई। लैमार्कवाद के अनुसार, ठीक, लैमार्कवाद के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक जीव जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण के प्रभाव अनेक उपार्जित लक्षण करता है, और यही लक्षण अपनी पीढ़ी दर उपार्जित लक्षण धीरे धीरे संतान में पहुंच जाते हैं और एक नई जाति बन जाती है। आपको बता दें लैमार्कवाद के अनुसार कि जिस अंग का लगातार प्रयोग होता है, जिस अंग का लगातार प्रयोग होता है, जिस अंग का लगातार प्रयोग होता है, लगातार प्रयोग होता है, वो अंग, वही अंग आकार में बढ़ता है, आकार में बढ़ता है, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है, वो अंग विलुप्त हो जाता है या ह्रास हो जाता है, वह अंग विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, अर्थात ह्रास हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है। जैसे बताया था, जैसे जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन, जिराफ ने क्या किया था, लगातार प्रयोग किया था। तो जिस अंग का लगातार प्रयोग होगा वो आकार में क्या होगा, बढ़ता जाता है, ठीक, और जिस अंग का प्रयोग नहीं होगा उसका क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सांप के पैर, ठीक, जैसे मनुष्य की पूंछ, ठीक। ये लैमार्कवाद में बताया गया था कि जिस अंग का लगातार प्रयोग होता है, इन्होंने 1809 में बुक लिखी थी, जिसका बुक प्रकाशित की थी, जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक। इसमें उन्होंने बताया था कि जिस अंग का लगातार प्रयोग होता है वह अंग आकार में बढ़ता जाता है, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है उसका ह्रास हो जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन और सांप के पैर तथा मनुष्य की पूंछ। इसके बाद में दूसरा दिया था नव लैमार्कवाद, ठीक, नव लैमार्कवाद आता है। इसको साफ कर देते हैं तब बताते हैं। तो दूसरा है लैमार्कवाद में, दूसरा है नव लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद। इसमें क्या होता है, इसमें केवल ये पता किया गया था आनुवांशिक वंशागति के अध्ययन के आधार पर, आनुवांशिक वंशागति, वंशागति अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, के आधार पर यह ज्ञात किया गया था, यह ज्ञात किया गया था जो उपार्जित लक्षण, जो उपार्जित लक्षण किसी जीव में उपस्थित होते हैं, वे वंशागत द्वारा अगली पीढ़ी में
चले जाते हैं, में चले जाते। ठीक, मैंने नव लयमार्गवाद में बताया गया था कि जो भी अनुवांशिक वंशागति के लक्षण, उपार्जित लक्षण होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। बस यही बताया गया था। ठीक, क्या बताया गया था कि जो जिस जीव में जो लक्षण होते हैं वो आनुवांशिक वंशागत के द्वारा दूसरे जीवों में या दूसरी पीढ़ियों में पहुंच जाते हैं। ठीक, इसके बाद में तीसरा आया था डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का सिद्धांत, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जहां पर ना समझ में आए वीडियो को रोक करके देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक, ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे ना कि अपने लिए बना रहे हैं, तो इसलिए जहां पर ना समझ में आए वहां पर देखिए, रोकिए। और आपको हम इसको समझाने के बाद में हम आपको लिखने के लिए अलग से दे देंगे, नोट्स बनाते रहना, आप कॉपी फेयर कॉपी में लिखते रहना, ताकि जो मैटर एकत्रित हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक, तो इसके बाद पहली बात आपको बता दें कि डार्विन को, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ठीक, इनको आनुवंशिकी की कोई जानकारी नहीं थी। आनुवंशिकी की कोई जानकारी नहीं थी। आनुवंशिकी की कोई जानकारी नहीं थी। अब ये आनुवंशिकी क्या होते हैं, आनुवंशिकी लक्षण क्या होते हैं, वही बात कर रहे हैं कि आनुवंशिकी लक्षण की इनको कोई जानकारी नहीं थी। आनुवंशिकी लक्षण वो होते हैं जो मम्मी पापा से सीधे वही लक्षण बेटे में जो पहुंच जाए, जो संतानों में पहुंच जाए, वही होते हैं आनुवंशिक लक्षण। मान लो कि पापा के जैसे बाल ब्राउन हैं या आंखें ब्राउन हैं, तो वही लक्षण अगर संतान में पहुंच जाए, अगर बच्चे जो हों उनकी भी अगर ब्राउन आंखें हो जाएं या ब्राउन बाल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल मिल गए। तो वही होते हैं आनुवंशिक, जो अपने पेरेंट्स से जो सीधे बच्चों में पहुंच जाए, वही होते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। लेकिन इनको आनुवंशिक लक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जीव होते हैं वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, जितने भी जीव होते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक, यानी कि ये कोई जीव है तो इस पर दूसरा जीव निर्भर रहता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे जो भी हो। इन्होंने और बताया था, इन्होंने लयमार्गवाद का जो है सिद्धांत फॉलो नहीं किया, जस्ट इन्होंने उल्टा अपना दिया था कि अगर ऐसा संभव है, आनुवंशिक लक्षण की कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने बताया था कि अगर ऐसा संभव होता तो जो लड़कियां कानों में पहनती हैं बाली, जो नाक में बाली पहनती हैं, तो अगर ऐसा संभव होता आनुवंशिक लक्षण, तो आने वाले जो बच्चे पैदा होते उनको ऑटोमेटिक मतलब कान छिदे होते। इन्होंने ऐसे समर्थन दिए थे, मतलब कुल मिला के लयमार्गवाद का समर्थन नहीं किया था इन्होंने कान छिदे होते हैं तो आने वाली संतानों के भी कान छिदे होने चाहिए अगर आनुवंशिक लक्षण होते। तो इन्होंने बस यही बताया था कि जितने भी जीव होते हैं अपने जीवन संघर्ष के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा लयमार्गवाद जाना, दूसरा नवलयमार्गवाद जाना, और तीसरा जाना डार्विनवाद। ठीक, तब तक के लिए तैयार करिए, पढ़िए, फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे आपसे नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसका नोट्स क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है पूरा मैटर आपको दिया जाएगा। बहरहाल ऑनलाइन वीडियो को देखना जरूर, इसको ना छोड़ना, क्योंकि अगर इसको छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को हो सके जितना बार देखिए उतनी बार समझ में आएगा आपको। और जहाँ ना समझ में आए वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8948338257, कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर ना समझ में आए बताइए, फिर से समझाएंगे। आपकी सेवा में, आपकी तरक्की के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आपका भविष्य बने, हम यही उम्मीद करते हैं। हमारी यही कामना है कि आप जितना बुलंदियों तक हो सके उतना बुलंदियों तक पहुँचे। ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।